नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम पढ़ रहे हैं अभी अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति के अंतर्गत अभी लास्ट वीडियोस में आप देखोगे तो मैंने मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के प्रकार, उसकी अवधारणा, उसका मापन और उसका प्रभाव, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। अब हमारा लास्ट ये बचा है इसका एक सब टॉपिक कि मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय क्या है ना। तो अभी हम इस पर बात करते हैं कि इसको रोकने के उपाय क्या क्या है। तो देखिए, अगर इसके रोकने के उपाय को देखा जाए, इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, तो इसके लिए जो उपाय है वो 3 स्तर पे होते हैं। मुद्रास्फीति को जो रोकने का उपाय है वो 3 स्तर पर होता है। एक स्तर जो है, एक उपाय जो करते हैं वो क्या होता है, प्रशासन के स्तर पे। दूसरा जो उपाय है वो कौन करती है, सरकार करती है। एंड थर्ड वन जो है, यहाँ पर आता है आरबीआई। कौन आता है, आरबीआई। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो उपाय है मुद्रास्फीति को रोकने का वो प्रशासन भी करती है, सरकार भी करती है, और कौन करता है, आरबीआई भी करती है। चलिए समझते हैं प्रशासन क्या करती है। तो देखो, हमारा जो प्रशासन है ये क्या है, जो मुद्रास्फीति को रोकने का काम करती है। ये ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के मुद्रास्फीति को रोक पाएगी। प्रशासन क्या करती है, ये जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति जो उत्पन्न होता है, इसको रोकने का काम कौन करता है, प्रशासन करती है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति मीन्स क्या, जो मैं बताया था आपको, जमाखोरी, कालाबाजारी, व्यावसायिक सामूहिकरण। ठीक है, तो ये जो कालाबाजारी होता है ना, या फिर हम क्या बोले, कालाबाजारी के अलावा जमाखोरी जो होता है, या फिर हमने क्या बोल दिया, व्यावसायिक सामूहिकरण। हमने बताया है ये प्रकार में, है ना। व्यावसायिक सामूहिकरण मुद्रास्फीति के प्रकार जो होता है, लागत, मांग जन्य, लागत और आपूर्ति जन्य, और संरचनात्मक मुद्रास्फीति, 3 प्रकार का पढ़े थे। तो उसमें जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति होता है उसको क्या करती है, कालाबाजारी, जमाखोरी, व्यावसायीकरण, सामूहिक व्यावसायीकरण, है ना, सामूहिक व्यावसायीकरण। मैं सिर्फ व्यावसायीकरण लिखा हूँ, इसके पहले एक वर्ड आएगा सामूहिक। ठीक है, तो सामूहिक व्यावसायीकरण। तो इन तीनों की वजह से जो मुद्रास्फीति बढ़ती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, प्रशासन करती है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। अब बात आता है सरकार और आरबीआई। ठीक, सरकार और आरबीआई ये कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो काम करते हैं ये होता है मांग जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य। तो मांग जनित मुद्रास्फीति को ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, दोनों मिलकर। और मांग जनित मुद्रास्फीति मीन्स क्या, मैं क्या बताया था, जब अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, तरलता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये काम सरकार और आरबीआई मिलकर क्या करते हैं, तरलता की मात्रा को क्या करते हैं, तरलता की मात्रा का प्रबंधन करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, तरलता की मात्रा का प्रबंधन। यदि तरलता की मात्रा ज़्यादा हो गई है अर्थव्यवस्था में, पैसे की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तब आरबीआई और सरकार अपने अपने स्तर पर क्या करते हैं, इस तरलता की मात्रा को कम करने का कार्य करते हैं। क्लियर, अब समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे कम करते हैं। तो सरकार क्या करती है, अभी हम प्रशासन का समझ गए कि प्रशासन क्या करेगी, कालाबाजारी, जमाखोरी, व्यावसायिक सामूहिकरण, इसको रोक कर क्या करेगी, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम करती है। मुख्यतः क्या, संरचनात्मक मुद्रास्फीति के लिए प्रशासन है, उसको रोकेगी। जबकि सरकार और आरबीआई है, ये दोनों क्या करते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न किसके वजह से होता है, तरलता की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरलता की मात्रा का जो प्रबंधन है, इसको क्या करते हैं, सरकार और आरबीआई अपने अपने स्तर पर करती है। सरकार कैसे करती है, तो देखो, सरकार कैसे रोकेगी मांग जनित मुद्रास्फीति को। तो सरकार इसके लिए क्या कर देती है, अपना राजस्व और पूंजीगत व्यय कम करती है। तो राजस्व और पूंजीगत व्यय को क्या करेगी, सरकार कम कर देगी। मैं समझा चुका हूं कल के क्लास में राजस्व पूंजीगत व्यय, नहीं समझोगे तो और बजट का टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें समझोगे और अच्छे से। तो राजस्व एवं पूंजीगत व्यय को क्या करेगी, कम करेगी।
पूंजीगत व्यय को सरकार क्या कर देती है, कम कर देती है। तो सरकार अपने व्यय को कम कर देती है और आय को बढ़ा देती है। तो आय को कैसे बढ़ाएगी, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी। टैक्स रेट में क्या कर देती है, कर दर में वृद्धि कर देती है। तो कर दर में वृद्धि कर देगी तो अधिक से अधिक पैसा क्या होगा, लाना पड़ जाएगा, वापस देना पड़ जाएगा। मतलब सरकार के पास अधिक से अधिक पैसा आएगा, मीन्स अर्थव्यवस्था में कम पैसा रुकेगा। अर्थव्यवस्था से जो पैसा है वो कर की मात्रा में अधिक से अधिक सरकार के पास आने लगेगा। इन दोनों की वजह से एक तो सरकार क्या कर दी, अपने व्यय में कमी कर दी, और दूसरी तरफ क्या कर दी, आय को बढ़ा दी, टैक्स को बढ़ा दी। तो इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आया, ठीक। दूसरी चीज़, इसी का अपोजिट अगर कर दे, सरकार क्या कर दे, व्यय को बढ़ा दे और आय को टैक्स रेट में क्या कर दे, कमी कर दे, आय को कम कर दे, अपोजिट कर दे, टैक्स दर क्या कर दे, कम कर दे, तब क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा में वृद्धि होगी। तो जब आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना होता है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना होगा, तब सरकार ये स्टेप लेगी, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या देखना है, सरकार को क्या करना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, तरलता की मात्रा का प्रबंधन करना है, तरलता की मात्रा को यहाँ कम करना है। तो तरलता की मात्रा को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, राजस्व और पूंजीगत व्यय में कमी कर देगी और कर के दर को बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, ठीक। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति की, आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति की बात करें, उसको नियंत्रित करना होगा। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति में। एक पॉइंट और यहाँ हम बोल सकते हैं, ये मांग जनित मुद्रास्फीति के लिए है। लेकिन अगर लागत जन्य मुद्रास्फीति है, सॉरी इसको मैं नीचे वाले को मिटा रखूँ ना, इतने को आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ बस मैं क्या बताया, गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो क्या करती है, राजस्व और पूंजीगत व्यय में कमी कर देती है और कर दर को बढ़ा देती है मांग जनित मुद्रास्फीति के लिए। इससे क्या हो जाता है, तरलता की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम हो जाती है। अब बात आता है, यदि आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गया, आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति है, इसको नियंत्रित करना है, तो यहाँ भी सरकार स्टेप ले सकती है। कैसे, मैं बताया था, यदि उत्पादन कितने का हो रहा है, 100 क्विंटल का मांग है भारत में, 100 टन गेहूं का मांग है भारत में, उत्पादन भी अच्छा खासा होने वाला था, फसल अच्छी लगी थी, लेकिन अचानक क्या हो गया, ओलावृष्टि हो गया और फसल बर्बाद हो गई। तो सप्लाई नहीं हो पाया, 100 टन का कम हो गया, 20 टन हो पाया, 80 टन का गैप उत्पन्न हो गया। तो इस 80 टन के गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, आयात को बढ़ावा देगी। तो मांग जन आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करती है सरकार, आयात को बढ़ाती है। कल की क्लास में प्रभाव में इस चीज़ को बताया भी हूँ आपको, है ना। तो आयात को क्या करती है, बढ़ाती है। तो ऐसे करके क्या करती है सरकार, भी उपाय करती है मुद्रास्फीति को रोकने का। बात क्लियर हुआ। तो सरकार क्या करती है, अगर मांग जनित मुद्रास्फीति, आपको देखो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, अगर को क्या पूछा है, मांग जनित पूछ रहा है या आपूर्ति जन्य के लिए पूछ रहा है, ठीक है, या तरलता की मात्रा को कम करने के लिए पूछ रहा है या बढ़ाने के लिए पूछ रहा है, ये सब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, है ना। और कंडीशनल वाइज फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर टिक करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है अर्थव्यवस्था को क्या है, रटने का विषय नहीं है, रटेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा अर्थव्यवस्था में, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझना पड़ेगा पूरा। और अर्थव्यवस्था क्या, संविधान, भूगोल, ये दोनों भी समझने का है। आधुनिक इतिहास जो है भारत का, वो भी पूरा समझने का है। अंडरस्टैंडिंग पे बेस क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, ना कि रट्टम रट्टा क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा सा समझिए, ठीक। चलिए, तो हमने क्या देखा, यह नियंत्रण करने के जो उपाय हैं, इसमें क्या है, प्रशासन कैसे करता है, तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लेता है। सरकार क्या करती है, तो सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर मांग जनित मुद्रास्फीति प्लस सरकार के लिए अलग से हम लिख सकते हैं क्या, आपूर्तिजन को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है आयात बढ़ा के, ठीक है। तो अब बच कर गया कौन, आरबीआई। तो आरबीआई कैसे करती है, अब इसकी बात करते हैं। देखो, आरबीआई की ओर से ये तरलता का निर्धारण करने के लिए, तो आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक एवं शाख नीतियों के माध्यम से, मौद्रिक एवं शाख नीतियों के
माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता का निर्धारण करती है। याद रखिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन करती है। अब देखेंगे तरलता का प्रबंधन कैसे करते हैं, इसकी बात करेंगे। मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक एवं शाख नीति, ये सब की बात करेंगे। तो मैं क्या बोला, ये तरलता में कन्फ्यूज मत होना ना। तरलता का मतलब क्या होता है, पैसा या मुद्रा की मात्रा, पैसा बोलो या मुद्रा बोलो, इस मुद्रा की जो मात्रा है अर्थव्यवस्था में, उसी को क्या बोला जा रहा है, तरलता। तो आरबीआई क्या करती है, ये काम मौद्रिक एवं शाख नीतियों के माध्यम से करती है। बात क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, उपाय देखा, और उपाय के अंतर्गत मैं क्या बताया आपका। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, उसके बाद अगले क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं क्या बोला, मौद्रिक एवं शाख नीति, अब इसकी बात करेंगे। मौद्रिक एवं शाख नीति। तो मौद्रिक एवं शाख नीति क्या होता है, चलिए समझो। अब शाख नीति, ठीक। अब याद रखिएगा, यह मौद्रिक एवं शाख नीति का उद्देश्य क्या है, इसको जारी कौन करता है, और इसके उपकरण क्या क्या है, उपाय क्या क्या है, उपाय कर रही है। तो याद रखिएगा, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, घबराना मत। उद्देश्य की अगर बात करें मौद्रिक एवं शाख नीति का, तो याद रखिएगा, आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करना। आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करना मतलब आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा किया जाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है जी, नियंत्रित करने के लिए। एंड थर्ड वन जो किया जाता है, वो किया जाता है भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ विनिमय दर निर्धारण करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, घरेलू मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ विनिमय दर निर्धारण के लिए, विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए। तो याद रखिएगा आप लोग, ये इसके क्या होते हैं, उद्देश्य होता है निर्धारण करने के लिए। तो मौद्रिक एवं शाख नीति का अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला क्या, आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करना, मीन्स अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को क्या करना, बढ़ाना। दूसरा क्या, मुद्रास्फीति को क्या करना, कंट्रोल करना, मीन्स तरलता की मात्रा को क्या करना, कम करना। थर्ड वन क्या, घरेलू मुद्रा का विनिमय दर का निर्धारण करना विदेशी मुद्रा की तुलना में, ठीक है। ये 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक। अब बात आता है इसको जारी कौन करता है। तो याद रखिएगा, जारी को आप लोग अपने पेज में लिखिएगा, मैं यहाँ पेज चेंज कर रहा हूँ। इसको जारी करने का काम कौन करती है, तो याद रखिएगा, इसको जारी करने का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो ये जो मौद्रिक नीति समिति है, इसका गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में, एक सांविधिक निकाय के रूप में 16 हटाओ, डेट याद मत रखना, 27 जून है वैसे, लेकिन याद मत रखना, जून 2016 को
इसका गठन हुआ है, याद रखिएगा। तो मौद्रिक एवं शाख नीति कौन जारी करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। इसका गठन कब हुआ है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जून 2016 में एक सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन हुआ है। ठीक, इसकी संरचना की अगर बात करें, तो संरचना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं, है ना, अध्यक्ष के अलावा नहीं, याद रखिएगा। अध्यक्ष सहित 6 सदस्य। ठीक, तो इस 6 में से 3 जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 जो होते हैं ये सरकार मनोनीत करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? मनोनीत करती है। तो याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी संरचना क्या होती है? तो अध्यक्ष सहित 6 सदस्य, ऐसा नहीं कि एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, ऐसा नहीं, 6 सदस्य ही हैं और उसी में से कौन है? अध्यक्ष है, याद रखिएगा। तो यहाँ आरबीआई में एक होता है आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का कौन? गवर्नर, जो वर्तमान में गवर्नर है वो होता है। दूसरा होता है डिप्टी गवर्नर, कौन होता है? डिप्टी गवर्नर। और एक और जो होता है वो एक्स गवर्नर होता है, एक्स गवर्नर हो सकता है या फिर यदि और अन्य कोई भी, ठीक है, लेकिन वो आरबीआई से संबंधित आरबीआई का ही व्यक्ति हो। ये 2 कंफर्म है, एक क्या? आरबीआई का गवर्नर, दूसरा डिप्टी गवर्नर, और थर्ड वन वो एक्स गवर्नर भी हो सकता है जो पहले गवर्नर रह चुका हो, रिटायर हो चुका हो, या फिर आरबीआई से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति। तो 3 व्यक्ति कौन होते हैं? आरबीआई के होते हैं और 3 को सरकार क्या करती है? नॉमिनेट करती है। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। ये जो आरबीआई का गवर्नर है वो क्या है? इसका पदेन अध्यक्ष। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ये संरचना जो है इस पर निर्णय कैसा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं निर्णय को बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं निर्णय लिख रहा हूँ। निर्णय बोला गया है हमेशा निर्णय जो होगा वो बहुमत के आधार पे होगा। किसके आधार पे होगा? बहुमत के आधार पर। बहुमत के आधार पर क्या होगा? निर्णय किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुमत के आधार पर क्या किया जाएगा? निर्णय किया जाएगा। और यदि बहुमत बराबर हो जाता है ना भाई, अगर 6 सदस्य हैं, 3 लोग एक तरफ हो गए, 3 लोग दूसरी तरफ, बहुमत बराबर हो गया, तब उस स्थिति में आरबीआई का जो अध्यक्ष होता है, इस जो गवर्नर होता है, जो इसका क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, उसको निर्णायक मत देने की क्या होती है? शक्ति प्रदान की गई है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है वैसे इसको भी निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, बहुमत के आधार पर निर्णय होगा और सामान्य मत की स्थिति पे निर्णायक मत कौन देगा? समान मत की स्थिति में, है ना, सवाल ये नहीं, समान, तो क्या बोला जा रहा है? समान मत की स्थिति में कौन देगा? आरबीआई का जो गवर्नर है या अध्यक्ष है इस समिति का, है ना, समिति का अध्यक्ष क्या करेगा? निर्णायक मत देता है। समिति का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। तो याद रखिएगा, निर्णायक मत देता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मैं क्या बोला? जारी कौन करता है? एमपीसी करती है, जिसका गठन क्या हुआ है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन हुआ है जून 2016 को। संरचना बोला तो अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं, 3 सदस्य को गवर्नमेंट क्या करती है? नॉमिनेट करती है। इन आरबीआई के 3 में एक आरबीआई का गवर्नर होता है, दूसरा डिप्टी गवर्नर होता है, तीसरा एक्स गवर्नर या आरबीआई से संबंधित कोई व्यक्ति होता है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आरबीआई का गवर्नर होता है। ठीक, बोला गया कि ये समिति क्या करेगी? बहुमत के आधार पर निर्णय लेगी, और यदि बहुमत समान हो गया तब निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? पदेन अध्यक्ष के पास, जो आरबीआई का गवर्नर होता है। जारी पहले वर्ष में 2 बार जारी किया जाता था, उसके बाद वर्ष में 4 बार जारी किया जाने लगा। वर्तमान में इसको जारी प्रत्येक 2 माह में किया जाता है। प्रत्येक 2 माह में मौद्रिक एवं शाख नीति का क्या होता है? निर्धारण होता है। तो प्रत्येक 2 माह में जारी होती है।
एक बात याद रखना, ये क्या जारी हो रहा है, तो यहाँ पर जारी होता है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट MPR। क्या जारी होता है? मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। मीन्स क्या, ये जो मौद्रिक एवं शाख नीति है ना, इसके निर्धारण के लिए MPR जारी होता है। ठीक है, इसके निर्धारण के लिए क्या जारी होता है? MPR जारी होता है। मौद्रिक एवं शाख नीति के निर्धारण के लिए MPR जारी होता है। और इसको जारी करने का काम कौन करती है? MPR को जारी करने का काम MPC करती है। ठीक, और ये MPC प्रत्येक 2 माह में जारी करती है MPR को। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को प्रत्येक 2 माह में जारी करती है MPC। पहले ये वर्ष में 2 बार होता था, आगे चल के गवर्नमेंट ने इसको 4 बार किया और वर्तमान में क्या बोला गया है? प्रत्येक 2 माह में जारी होना है। हाल ही फिलहाल में 8-10 दिन पहले ये जारी हुआ है और ये इस वित्तीय वर्ष का अंतिम था, 6वां MPR था, है ना, फरवरी में। अब क्या होगा? मार्च आ जाएगा और मार्च के बाद क्या होगा? ये वित्तीय वर्ष कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च को। 1 अप्रैल से अगला वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा। मीन्स 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल में फिर पहला, उस वर्ष का पहला फिर से जारी होगा MPR। तो याद रखिएगा, वर्तमान में वर्ष में 6 बार जारी होता है। अब मैं आपको यहाँ बता क्या रहा हूँ, मौद्रिक एवं शाख नीति पढ़ रहे हैं और मौद्रिक एवं शाख नीति के अंतर्गत मैं क्या बताया, इसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद जारी कौन करता है, तो MPC के बारे में पढ़े। अब उपाय, तो याद रखिएगा, मौद्रिक एवं शाख नीति के तहत जो उपाय अपनाया जाता है ना, ये उपाय जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है गुणात्मक और दूसरे को बोला जाता है संरचनात्मक। ठीक है, एक को क्या बोला जाता है? संरचनात्मक, और दूसरे को क्या बोला जाता है? गुणात्मक। इसको अपोजिट लिख देते हैं। तो उपाय के अंतर्गत मैं क्या बोला, एक को बोला जाता है क्या? संरचनात्मक, और दूसरे को बोला जाता है क्या? संरचनात्मक, और दूसरे को बोला जाता है क्या? गुणात्मक उपाय। तो याद रखिएगा, एक संरचनात्मक और दूसरा क्या? गुणात्मक उपाय। अब संरचनात्मक उपाय के तहत आते क्या क्या है, तो इसके तहत जो आता है वो है आपका CRR, SLR, बैंक रेट, LAF हो गया, MSF, CRR, SLR, बैंक दर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये P है। ठीक है, तरलता समायोजन कार्यक्रम करके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और साथ में क्या बन गया? ओपन मार्केट सिस्टम। इतना चीज़ है, इसके बारे में पढ़ना है, अपने को जानना है। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला CRR मीन्स क्या? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नगद संरक्षी अनुपात। मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी इसका फुल फॉर्म, हम लिखेंगे जब इसको पढ़ाना चालू करूँगा। ठीक है, दूसरा क्या? SLR है ना, सैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, इसका फुल फॉर्म होता है। बैंक रेट होता है बैंक दर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट प्रोग्राम, तरलता समायोजन कार्यक्रम, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, ओपन मार्केट सिस्टम, खुले बाजार की नीति। तो ये जो 6 उपकरण है, ये प्रयोग किए जाते हैं संरचनात्मक उपाय के तहत, उपकरण के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, संरचनात्मक के तहत। इसके अलावा फिर गुणात्मक उपाय होता है। जब ये फेल होता है तो सरकार RBI गुणात्मक उपाय को भी क्या करती है? प्रयोग में लाती है। अब इन दोनों में से ये जो CSR है और SLR है, इसको बोला जाता है संरक्षी अनुपात, रिजर्व रेशियो। इसको क्या बोल दिया जाता है? संरक्षी अनुपात, या फिर इंग्लिश में बोले तो रिजर्व रेशियो बोला जाता है। और ये जो बैंक दर हो गया, LF हो गया, MSF हो गया और MOMS हो गया, इनको बोला जाता है नीतिगत दर। क्या बोला जाता है? नीतिगत दर, या फिर पॉलिसी रेट। तो याद रखिएगा,
मौद्रिक एवं शाख नीति के तहत जो उपाय किए जाते हैं उसको दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, एक संरचनात्मक और दूसरा क्या, गुणात्मक। संरचनात्मक उपाय के तहत जो उपकरण आते हैं इसमें आता है CRR, SIR, बैंक दर, LAP, MSF और OMS है ना, ओपन मार्केट सिस्टम। ठीक, इतना है आपका। ठीक, चलिए तो अभी के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा डिफाइन करूँगा एकाक ये होता क्या है। ठीक है जी। तो अगर आप लोग को मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ सर कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था समझ में आ रहा है बढ़िया करके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और बताइए कि एक सर है ना जो क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को अच्छे से पढ़ा रहे हैं करके। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक के लिए चलिए बाय।